Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 9th of September and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का हेडलाइन देखेंगे. सो हेडलाइंस आर लाइक दिस. जो पहला हेडलाइन है वो गोवा से आ रहा है. इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें ये पता चला कि दो गोवा के मिनिस्टर, वहाँ के लोकल बीजेपी लीडर्स और कांग्रेस के लीडर्स मिल के क्या किए हैं, घोटाला किए हैं. घोटाला क्या है, बोला जा रहा है कि प्रॉफिट ऑफ बेनिफिट में कि एक लैंड है, एक एरिया ऑफ लैंड है जिसको पहले वो ग्रीन जोन किए, बाद में उस लैंड को ग्रीन जोन होने के बाद क्या है, लैंड सस्ती हो गई, उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिए, है ना. और ट्रांसफ़र करने के बाद उसको फिर से दे डिक्लेयर्ड ये कॉमर्शियल यूज के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए उसको फिर से ये डिक्लेयर कर दिए. उससे क्या हुआ, लैंड का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो उसी से वहीं से आता क्या कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात आ रही है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी. जो रेज क्वेश्चन किस चीज़ पे करता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी जिसमें दो वहाँ के मिनिस्टर कौन कौन, एक है बिस्वजीत राणे जो कि वहाँ के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर हैं, दूसरे जो हैं एलेक्सियो जो वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, और जो कांग्रेस के लीडर जिनका नाम आ रहा है उनका नाम है अल्बर्टानो फुर्तादो, वहाँ के कांग्रेस लीडर हैं जो फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं. तो जब ये अभी तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जब गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन लेगी तो देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे जब कुछ आएगा तो डिटेल में. ठीक है. दूसरा न्यूज़ जो है वो क्या है कि हमारे जो राजनाथ सिंह जो अभी क्या है डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बोले क्या कि जब वो होम मिनिस्टर थे तो वो किससे कांटेक्ट करने का कोशिश किए थे, हुर्रियत से. आपको बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हुर्रियत. हुर्रियत इज ए ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी है ना, जो क्या है दे वांटेड टू मेक ए पॉलिटिकल यूनाइटेड फ्रंट टू रेज द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर. इस कश्मीर के इंडिपेंडेंस के बात को रेज करने के लिए एक फ्रंट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, APHC. इसको क्या बोलते हैं, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस. उसी को क्या बोलते हैं, हुर्रियत बोलते हैं. तो राजद साहब क्या बोल रहे हैं कि जब वो होम मिनिस्टर थे उस समय वो अपोजिशन पार्टी के MPs को भेजे थे. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर हमारे MPs जाएंगे तो दे विल नॉट टॉक, सो दे सेंट अपोजिशन की उनसे थोड़ी सहानुभूति होगी और वो बताएंगे कि दे व्हाट दे वांट, क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए कश्मीर के लिए. बट दे हैव नॉट रेडी टू टॉक टू पीस, है ना. वो शांति के लिए बात करने के तैयार ही नहीं थे. बात करेंगे अगर हुर्रियत की तो ये कब बना, ये बोला जाता है कि 26 पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, एक अलायंस है, और ये 9 मार्च 1993 को बना. एक पॉलिटिकल फ्रंट है जो रेज क्या करता है, काउज ऑफ कश्मीरी इंडिपेंडेंस इन द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. अगर हम बात करें ये जो है ये पाकिस्तान के द्वारा जो क्लेम किया जाता है ना कश्मीर, उस पर ये बोलता है हाँ वो ठीक है, लेकिन जो कश्मीर पे इंडिया का जो कब्जा है उसको बोलता है कि गलत बात है, उसको इंडिपेंडेंट कर दो. तो भैया ऐसे कैसे कर देंगे भाई, इज्जत की बात है. ठीक है, यही न्यूज़ था. बाकी आगे चलते हैं कि TMC के जो एक लीडर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया. उनका नाम है जवाहर सरकार जो फॉर्मर प्रसार भारती के CEO भी रह चुके हैं. बाकी कोई न्यूज़ वैसा नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको वो टाइटलर के बारे में जानते ही होंगे कि 1984 के 96 वॉर में वो उस समय बहुत लोगों को वो मार दिया था. जो अब जाके इनकी पता चल रहा है कि वो जो गुरुद्वारा में पुल बंगेश गुरुद्वारा है दिल्ली का, उसमें 1986 के 96 वॉर में वो मल्टीपल पर्सन को क्या किया था, असैसिनेट किया था, जिनका केस अभी चल रहा है. जब इसमें फाइनल डिसीजन आएगा तो हम लोग देखेंगे. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टोक्यो में जो विनर हैं कौन, मनु भाकर और लोवलिना बोरगोहेन, उनसे बात की जा रही है. उसमें वो क्या कह रहे थे, हैड्स इन फॉल इन टोक्यो सो आई वॉज नॉट रियली स्केर्ड ऑफ द पेरिस आउटकम. इसलिए उनको पेरिस आउटकम में डर नहीं लग रहा था, वो हारे हुए थे ही. और ये बोल रहे हैं कि जब वो टोक्यो में हारे थे सो दे डिसाइडेड टू क्विट देयर गेम बट दे अगेन फाइट एंड दे वन, दे मेड ए रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड बनाए कि एक ही ओलंपिक में पहली वीमेन बनी जिनको 2-2 मेडल मिला. तो आपको क्या सीखना है, आपको ये सीख यहाँ से मिलती है कि हारने से डरना नहीं है, हारने के बाद क्या करना है, और ही एनर्जी के साथ फाइट करना है. ठीक है, सो बी अ फाइटर. चलते हैं हम अगले अपने आर्टिकल पे जिसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, ये एक फोरम है. कौन सा फोरम है, 11th एनुअल फोरम. किसके द्वारा, PAFI के द्वारा, पाफी के द्वारा, पब्लिक अफेयर फोरम ऑफ इंडिया. अब ये है क्या पाफी, जो पाफी है वो एक ग्रुप है ना, रजिस्टर्ड अंडर सोशल रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ द 1860, है ना, 1860 में का जो एक एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत ये एक क्या बना है, पब्लिक अफेयर फोरम ऑफ इंडिया. इसमें ये अगर हम बात करें तो ये बात क्या करती है, ये बात करती है मीडियम साइज एंड लार्ज साइज ट्रांजिशनल इंडियन एंड फॉरेन कंपनी को किस चीज़ में जो काम करती है, जो पब्लिक अफेयर में काम करती है. कौन कौन सा, लार्ज और मिडिल ग्रुप की. लार्ज और मिडिल कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन होगा इनके कैपिटल पे,
है ना, इनका कैपिटल कि ये कितनी बड़ी कंपनी है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि मिडिल है या लार्ज कंपनी है। जो पब्लिक अफेयर में काम करती है उसी को ये ला के बात करती है। अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये इलीट ग्रुप का एक बैठक होता है जिसमें लोग बात करते हैं। इसमें जो पार्टनर स्टेट है वो है कर्नाटका, और प्रिंसिपल स्पॉन्सर आपको लोग देख ही रहे होंगे कि कर्नाटका उद्योग मित्रा, इन्वेस्ट कर्नाटका, एबॉट, अमेजॉन, मेटा, पीक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर एंड मास्टरकार्ड। अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 तरह का स्पॉन्सर्स है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और सपोर्टर्स। तो इसमें बस ध्यान कर रखना है कि इंडिया एट द रेट 2030 डबलिंग द इकोनॉमी टू $7 ट्रिलियन पॉलिसी, पार्टनरशिप एंड प्रायोरिटी, ये इसका क्या है, टैगलाइन है। और 18 से 19 सितंबर को न्यू दिल्ली में होगा पाफी के द्वारा। अगला आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं। अगला आर्टिकल जो है हमारा है, हमको बस जानना है इनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है। कि आपको पता है ना कि वैसे कंट्री, इनिमी एलियन कहते किसको है, वैसा कंट्री जिसमें जो हमारा दुश्मन है, जिससे हमारा झगड़ा चल रहा हो, जिससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वहाँ के जो सिटीजन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये इनिमी एलियन बोलते हैं, और उसी को हम एनिमी कंट्री बोलते हैं। तो एनिमी कंट्री के जो भी सिटीजन होते हैं वो हमारे लिए एनिमी क्या होते हैं, एनिमी एलियन होते हैं। तो अगर कोई आदमी जो इंडिया छोड़ के हमारा कहाँ चला गया है, हमारे एनिमी कंट्री में, और वहाँ का वो क्या बन जाता है, सिटीजन, तो उसका जो यहाँ ई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसका क्या होगा, उसी के बारे में बताया गया है कि महमूदाबाद और मुशर्रफ के जो फैमिली थे उनका लैंड के बारे में बोला गया है कि अभी हाल में वेस्टर्न यूपी में एक पार्सल ऑफ लैंड है जो किनका है, फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का बोला जा रहा है, और उसी को सेल पे बात हो रही है। और वो सेल जो है वो किस पे सेल होगा, इनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 इनिमी प्रॉपर्टी एक्ट EPA 1968 के तहत उसको क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो बोला इसमें आपको ये बताया गया है कि इनिमी प्रॉपर्टी होता क्या है। बोला गया कि 13 बीघा का जो लैंड है कोटाना बांगर विलेज में, बागवत डिस्ट्रिक्ट में, ओपन फॉर ई ऑक्शन अंटिल सितंबर 12 मिडनाइट, 12 सितंबर तक उसको ओपनली, आपका भी इच्छा है, आपके पास पैसा है, जाइए ऑक्शन में, है ना, और आपको भी वो ज़मीन मिल सकता है। उसी पे बात किया गया कि सबसे पहले कि इनिमी प्रॉपर्टी होता क्या है। तो इनिमी प्रॉपर्टी बोला गया है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के हिसाब से डिफाइन इसको किया गया है कि कोई पर्सन या कोई कंट्री जो हमारे क्या इंडिया के अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन कमिट करता है ना, हमारे इंडिया को प्रोवोक करता है, लड़ने के लिए उकसाता है, वहाँ का लोग या वो कंट्री या फिर उस कंट्री को जो कंट्री प्रोवोक करेगी, है ना, असिस्टिंग द कंट्री कमिटिंग सच एग्रेशन एज वेल एज एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू देयर कंट्री। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दें, हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, ये हमारा क्या है, इनमी है। इसको चाइना क्या करता है, हमेशा पुश करता है कि लड़ो, तुम किससे लड़ो, क्या शांति से बैठे हो, लड़ो यार, ठीक है। तो ये चाइना है, तो चाइना को भी हम क्या मानेंगे, इनमी कंट्री मानेंगे, और यहाँ के जो सिटीजन है उसको भी हम क्या मानेंगे, इनमी एलियन मानेंगे, है ना। वैसे कंट्री के सिटीजन जो हमारे एनिमी कंट्री हैं उसके सिटीजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमी एलियन बोलते हैं। अगेन हम तीसरा बार रिपीट करें, बस ध्यान रखिएगा ये बात को, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनका जो भी प्रॉपर्टी जो रह जाता है इंडिया में उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम बात करें किसके तहत ये बोला गया है, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 में सेक्शन 29 के तहत बोला गया है कि सेंटर या तो स्टेट वो क्या कर सकता है, किसी भी ई मूवेबल प्रॉपर्टी को रिक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ किस चीज के लिए, सिक्योरिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया, सिविल डिफेंस, पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मिलिट्री प्रॉपर्टी ऑपरेशंस, और फॉर मेंटेनिंग सप्लाईज एंड सर्विसेज इसेंशियल टू द लाइफ ऑफ कम्युनिटी। ये सब कारण के लिए वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रख सकता है, उसको एक्यूज कर सकता है, उसको बेच सकता है, रीपर्चेज कर सकता है, रीसेल कर सकता है, ठीक है। तो जो रिक्यूजनाइजिंग कैन बी डन ओनली बाय द पीरियड रिक्वायर्ड बाय एनी ऑफ दीज पर्पसेस अनलेस द गवर्नमेंट लीगली एक्वायर द प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर कंपनसेशन एक्ट सेक्शन 36 एंड 37। अगर हम बात करें 1965 1970 वॉर में हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़े, तो वैसे लोग जो इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए, पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री में चले गए, और उनका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, घर, ये सब जो वो यहीं रह गया। तो उसको कौन देखेगा, उसका कस्टोडियन कौन बनेगा, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। इट माइट बी जो कंसर्न्ड स्टेट में होगा, या तो स्टेट बनेगी या तो हमारा जो स्टेट है, सेंटर है, वो बनेगी, ठीक है। उसी के अंदर बोला गया है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान चले गए, अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया 1962 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज ऑफ दोज हु टुक पाकिस्तानी नेशनैलिटी, जो क्या किए, पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के नेशनैलिटी को कबूल कर लिए, ठीक है। उनके लिए हुज पाकिस्तानी नेशनैलिटी एंड वेस्टेड देम विद द कस्टोडियन ऑफ इनमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, उनके जो भी प्रॉपर्टी थे इंडिया में
उसको क्या बोला गया, उसको कस्टोडियन वेस्टेड देम विद द कस्टोडियन ऑफ इंडियन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंडिया, वो इंडिया का कस्टोडियन प्रॉपर्टी बन गया। एंड द सेम बट डन फॉर द प्रॉपर्टी लाई बिहाइंड द, जब चाइना से वॉर हम लोग लड़े थे 1969 में, जिसको हम क्या बोलते हैं सिनो इंडियन वॉर, उसमें भी जो ऐसे जो लोग जो चाइना चले गए या फिर जो पाकिस्तान चले गए और वहाँ के सिटीजनशिप नेशनैलिटी ले लिए, तो उनके लैंड को हम क्या करेंगे, कस्टोडियन बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये बात किए थे हम पाकिस्तान से कि भैया जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो वहाँ से लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए, उनका प्रॉपर्टी तुम हमको दे दो, और यहाँ से जो लोग गए उसको हम तुमको दे देंगे या कंपनसेट कर देंगे। कहाँ बात किए थे, ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में हमारी तरफ से बात किया गया था, और हम लोग अग्री किए थे डिस्कस द रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट टेकन ओवर बाय द ईदर साइड ऑफ कनेक्शन विद द कन्फ्लिक्ट। बट बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, डर गया होगा कि हमको ऐसे में तो पूरा मेरा पाकिस्तान ही ले लेगा ये लोग, क्योंकि पूरा का पूरा तो उसी का है, तो दे डिस्पोज्ड सच प्रॉपर्टी, और वो उसको माने ही नहीं। ठीक है, वेस्टिंग द मनी, यही सब है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के अंदर ये कस्टोडियन ऑफ इनमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है। बाकी इनमी सब्जेक्ट और इनमी फर्म वही होता है जो हमारे जो इनमी कंट्रीज है उसके द्वारा कस्टोडियन है विद द पावर, तो जो कस्टोडियन बनेगा उसका क्या पावर होता है, पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओवर इट्स यूज, है ना, कलेक्शन रेंट फ्रॉम एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग, जो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उसे रेंट लेने का, उसको बेचने का, उसको खरीदने का कस्टोडियन के पास पावर होता है। इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय पाकिस्तान इन 1971, इंडिया टू कंट्रोल ऑल इनमी प्रॉपर्टी अंडर द इनमी सेक्शन एक्ट 1971 रूल के हिसाब से 2017 में हम लोग एक पार्लियामेंट्री में इनमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल भी पास किए थे 2016 में, जो 17 में वो बिल बन गया, ये एक्ट बन गया, विच अमेंडेड 1968 एक्ट एंड पब्लिक प्रेमिसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 को भी हम लोग क्या किए थे, अमेंड किए थे। अब जो नया लॉ बना है वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है डिफिनेशन किसका, इनमी सब्जेक्ट का या इनमी फर्म का। उसमें क्या बोला जाता है, टू इंक्लूड लीगल हायर एंड सक्सेसर ऑफ द इनमी इवेंट इफ दे वर सिटीजन ऑफ इंडिया। बोला क्या है वो केस एक बना मुहम्मदाबाद केस, है ना, जिसमें 1956 में मुहम्मदाबाद के जो राजा थे वो क्या किए, इंडिया को लेफ्ट कर दिया और पाकिस्तान चले गए, और वो पाकिस्तान के सिटीजनशिप कबूल कर ली। तो उनकी वाइफ वो बस गए, उनकी वाइफ और उनके बच्चे वो कहाँ रह गए, वो इंडिया में ही रह गए। दे डिनाइड टू गो टू पाकिस्तान एंड दे सेड कि वी विल बी आर इंडियन सिटीजन्स, तो वो यहीं रह गए। तो उनका जो भी ये स्टेट था, उनका जो भी प्रॉपर्टी था वो क्या हुआ, इनमी प्रॉपर्टी बन गया। इनमी प्रॉपर्टी बन गया तो उसका कस्टोडियन कौन बन जाएगा, स्टेट या तो सेंटर। लेकिन जब वो राजा का डेथ हुआ तो यहाँ के जो बच्चे थे वो बोले कि बाप का प्रॉपर्टी पे किसका हक, उसके बच्चे का। तो वो गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में दिया, जो मुहम्मदाबाद के जो हायर थे, कि जो उनके इंसेस्ट आगे वाले जो है ना बच्चे हैं, उनके फैमिली हैं, उनको बोला गया कि जो इनमी प्रॉपर्टी है वो यही बोला गया कि जो न्यू लॉ है वो एक्सपैंड किसको करता है, इनमी सब्जेक्ट को या इनमी फर्म के डिफिनेशन को क्या करता है, डिफाइन करता है, एक्सपैंड करता है। और उसमें क्या इंक्लूड करता है, द लीगल हियर एंड सक्सेसर ऑफ द इनमी इवन इफ दे आर, अगर वो उनके जो हियर है, अगला जो उनका जो देखभाल करने वाले, अगर वो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, तो वो क्या होगा, वो इनमी प्रॉपर्टी ना होके वो क्या हो जाएगा, वो उनका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो वही केस था, मुहम्मदाबाद केस था, जो बाद में उनको 21 अक्टूबर 2005 को आफ्टर ए लॉन्ग लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ द महमूदाबाद हियर। The court held that the ownership of the property does not vest with the custodian, who only takes over the property of the possession, control and management. It held that the राजा का जो बेटा था, राजा's son as Indian citizen was entitled to the entire property, है ना, जो उसमें स्टेट या सेंटर को नहीं देके उनके जो बेटे हैं उनको दिया गया, which would then seize the enemy property। ठीक है, उसी तरीके से ये जनवरी 7 2016 में इनमी प्रॉपर्टी को हम फिर से अमेंड किए 2016 में, जो प्रोमलगेट किया विच वॉज देन रिप्लेस्ड बाई विल दैट बिकम लॉ इन 17। इन फरवरी 17 सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरफेरेंस विद द ऑर्डिनेंस। अगर हम बात करें फरवरी 2024 में जस्टिस बेंच नागारत्ना और उज्ज्वल भुवन का एक बेंच बना, उसमें अलाउ क्या किया गया कि जो प्रॉपर्टी दिया गया राजा के बेटे को, कि उस पर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ले सकते हैं। जब वो इनमी प्रॉपर्टी रहा ही नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया है, तो उस पर आप प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, है ना। तो वो 22 फरवरी को 2024 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये जजमेंट दिया गया। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, इनमी प्रॉपर्टी क्या होता है, यही सब। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, ये हमारे बुक है, हिंदी में आपका PYQ का कलेक्शन है, ये बेस्ट बुक है। ठीक है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये करेंट अफेयर का मैगजीन है,
और हमारा ये अगर आप पढ़ लेते हैं, PYQ लगा लेते हैं, तो आपको क्या मन करेगा प्रैक्टिस करने का। तो इसमें अच्छे अच्छे नए सवाल, नए जिस तरीके से BPSC अपना चेंज कर रही है उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में और बूस्ट चाहिए तो ये किताब खरीदिए, इसको पढ़िए। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन जो है बेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपका रिवीजन साथ साथ होते चलेगा। आप इसको कहाँ से खरीदेंगे? हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ भी जाके आप डायरेक्ट लिंक पे जाके खरीद सकते हैं, ठीक है, या अपने नियरेस्ट बुक शॉप से भी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो मिति है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कमिट्स 130 करोड़ क्या दिया है। एक स्कीम है जिसको हम क्या बोलते हैं, DLI स्कीम। इसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। डिज़ाइन इन लिंक्ड इंसेंटिव जो है, इसमें क्या बोला गया है कि $10 बिलियन जो है सरकार क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी किसको, वैसी कंपनीज हु विल डेवलप सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम। सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम, जो सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को प्रमोट करेगी, उसको $10 बिलियन इतना इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करिए। कब आया? तो डिज़ाइन इंसेंटिव जो है 2021 में आया, जिसका एम क्या था, द स्कीम्स एम टू अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। किस चीज़ के लिए देंगे? टू डेवलप एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए जो वेरियस स्टेजेज होता है डेवलपमेंट का, डिप्लॉयमेंट का सेमी कंडक्टर, उसके लिए, ताकि आप चिपसेट बना पाएँ। सिस्टम ऑफ चिप ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, और उसको 5 साल तक हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद वो खुद उस तरीके की फाइनेंशियली कैपेबल हो जाएगी, उसके बाद वो खुद रन करेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से बोला गया है, इसी स्कीम के तहत 12 ऐसी स्टार्टअप कंपनीज हैं जिसको 130 करोड़ का फंडिंग मिला है। बोला गया है कि 342 करोड़ जो है अप्रूव किया गया है, एंड सेंटर कमिट किया है 133 करोड़ उनको देने का, जिसमें से बोला गया कि 59 ऐसी स्टार्टअप कंपनी थी जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था किसके अंडर, DLI स्कीम के अंदर। आपको बता ही दिया DLI क्या है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है, ठीक है, जिसमें से 12 को भी दिया गया 130 करोड़ का फंडिंग, जिसमें जो 12 कंपनी है वो किस किस चीज़ पे काम करेंगे एक बार देख लेते हैं। जो 12 कंपनी है वो क्या, उनका इनोवेशन क्या होगा, उनका काम क्या होगा। एक है DB2JS इनोवेशन, जो क्या करेगी, इमेज सेंसर सिस्टम ऑन चिप फॉर ऑटोमेटिव एप्लीकेशन पे काम करेगी। बरवे सेमी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किस चीज़ पे काम करेगी, माइक्रो कंट्रोलर इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करेगी, फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे काम करेगी। फर्मियोनिक डिजाइन जो है वो क्या काम करेगी, वो बीम फॉर्मर IC फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम करेगी। मॉर्फिंग मशीन RISC-V मल्टी कोर एक्सीलेटर फॉर टेलीकॉम एप्लीकेशन पे काम करेगी। कलीगो टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर एक्सीलेटर फॉर AI है, उस पे काम करेगी। सेंसेमी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बियरेबल SoC फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशन। संख्या लैब जो है वो बेसमेंट ऑफ SoC फॉर 5G कम्युनिकेशन पे काम करेगी। असीमा डिजिटल इनोवेशंस वो नेटवर्क ऑफ SoC फॉर टेलीकॉम एप्लीकेशन पे काम करेगी। नेत्रसेमी है, ग्रीन PMU है, विजिंग नेटवर्क है, और MOS चिपसेट टेक्नोलॉजी है। सो दीज 12 कंपनीज विल मेक चिपसेट्स, है ना। ये किस चीज़ पे काम करेगी, सेमी कंडक्टर बनाने पे काम करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया इस पे क्या क्या काम कर रही है, तो अभी हाल में हमारे देश में कहाँ, गुजरात में कैनीज सेमीकॉन के द्वारा हमारे देश का 5th सेमी कंडक्टर यूनिट सेटअप किया गया है फॉर द टेस्टिंग एंड असेंबलिंग ऑफ द प्लांट बीइंग सेट बाई कीनिन सेमीकॉन इन गुजरात। ये ध्यान रखना है कि गुजरात में 5th ऐसा यूनिट लगा जो क्या काम करेगी, असेंबल करेगी और टेस्टिंग प्लांट बन रही है, कहाँ, गुजरात में। उसके बाद बात किया गया इंडिया का एम्बिशन का। तो जो हमारा एम्बिशन है वो मेजर चिप हब बनाने पे है ना, ऑन द लाइन्स ऑफ US, ताइवान और साउथ कोरिया। दीज आर द मेजर प्लेयर्स ऑफ द चिपसेट्स। और सेमीकंडक्टर में मेजर प्लेयर की बात करें तो US, ताइवान और साउथ कोरिया है। तो हम इन्हीं के लाइन पे, इन्हीं के तर्ज पे, वी एज अ कंट्री इंडिया हैज ए एम्बिशन टू मेक ए चिप हब, मेजर चिप हब बनना चाहती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी प्रीवियसली जो अभी 5वां के पहले देखेंगे, तो कंट्री जो है हमारा, वो कंट्री हैज अप्रूव्ड अ फैब्रिकेशन प्लांट बर्थ $11 बिलियन बीइंग सेट बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन पार्टनरशिप विद ताइवान पावर चिप, है ना। $11 बिलियन की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किट के साथ पार्टनरशिप की है, ताइवान की कंपनी जिसका नाम है पावर चिप, उसके साथ ये फैब्रिकेशन प्लांट बना रही है। उसके बाद 3 डिफरेंट चिप असेंबली प्लांट जो है कहाँ कहाँ लगा है, टाटा के साथ सेटअप बाई टाटा, US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी, है ना, मुरगप्पा ग्रुप ऑफ ये CG पावर, और पार्टनरशिप विद जापान का रेनेसेस। सो ये 4 और ये 5वां हमारा क्या था, टेस्टिंग एंड फैब्रिकेशन प्लांट लगा है, ठीक है। करेंटली देर आर मोर प्रपोजल्स टू सेट
सेटअप कंडक्टर और यूनिट एंड फॉर बाय द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, है ना। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है बोला गया है कि दीज इंक्लूड्स ए फैब्रिकेशन प्लांट प्रपोज बाय इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड अदानी ग्रुप एंड 4,000 करोड़ असेंबली प्लांट बाय जोहो आफ्टर हैविंग कमिटेड नियर बाई $10 billion in subsidy under ambitious project semiconductor manufacturing incentive policy, जिसको क्या बोलते हैं DLI। तो यही सब था। 12 कंपनी का नाम बता दिए, कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ सेट हो रही है, किस चीज़ में इस फील्ड में कहाँ कहाँ माइक्रोचिप के लिए काम की जा रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए कौन कौन सी फैक्ट्री लगी, सब कुछ बता दिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो बोला जा रहा है कि यूज ऑफ AI इन वॉरफेयर, जैसे हम न्यूक्लियर पावर में, है ना, कैसे एक वॉरफेयर के लिए कि कैसे आर्म्स को कंट्रोल करेंगे, उसी तरीके से AI का जो यूज हो रहा है ना मिलिट्री में, वॉरफेयर में, उसके लिए एक रेगुलेशन बनाने के लिए एक समिट रखा गया है, ग्लोबल समिट, जो क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI करेगी इन मिलिट्री डोमेन बिगिंस इन सियोल टुडे। सियोल में आज मिलिट्री डोमेन में जो AI का यूज हो जाता है उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए एक समिट किया गया है जो ग्लोबली होगा, है ना, जो फोकस किस पे करेगी, शेपिंग ग्लोबल नॉर्म्स पे। इंडिया हैज सो फॉर बीन इन वॉच एंड वेट, BR इन WW मोड, है ना, वेट एंड वॉट, ये वॉच एंड वेट मोड में है। जो क्या होगा, जो मोड इन दिस क्रिटिकल ग्लोबल डिबेट में हम लोग, जो अभी कितना क्रिटिकल ग्लोबल डिबेट है, लेकिन हम लोग क्या है, मस्त राम के जैसे बस देखेंगे और क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, जब टाइम आएगा वी विल साइन इट, राइट। सो सी राजा मोहन सिंह की जो AI का जो आर्टिफिशियल यूज जो है वो किस में, मिलिट्री वॉरफेयर में अभी क्या है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मिलिट्री ग्रोज एंड द पॉलिटिकल इफर्ट टू रेगुलेट द वे टू रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन यूज इन वॉरफेयर इज ग्रोइंग टू, और जिसका जो पॉलिटिकल एफर्ट है ताकि इसको रेगुलेट करें, जो क्या है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑन गोइंग जो वार है यूक्रेन और गजा का, उसमें बोला जा रहा है कि वो क्या बन गया है, वो लैब बन गया है वॉरफेयर का, कि उसमें टेस्टिंग किया जा रहा है, लैब AI से बेस्ड जितने भी AI लास्ट जो भी आर्टिलरी वेपन्स आ रहे हैं उसको टेस्टिंग किया जा रहा है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कि AI लैब्स फॉर वॉरफेयर, कौन सा, यूक्रेन और गाजा। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया ये लोग भी कैपेबल है, और गाजा और इजराइल जो है, इजराइल भी बहुत टेक्निकली बहुत आगे है, अहेड है ना, वो AI रॉकेट ये सब पे बहुत ज़्यादा काम करती है। उसी पे बात की जा रही है कि वो वॉरफेयर बन गया है, किस चीज़ का, वो लैब बन गया है, वहाँ टेस्टिंग किया जा रहा है। So there is also a diplomatic push to establish a list some general norms on how to limit the dangers of its military use, कि जो इसका मिलिट्री यूज है कि कैसे ये हमारे पूरे कम्युनिटी को नरसंहार कर सकता है, उसी के लिए रेगुलेशन बनाए। जब आपको पता है कि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिसाब से बना था क्या, न्यूक्लियर एटम बम, तो उसके लिए भी क्या रेगुलेशन बनाया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ रख सकते हैं। हम लोग क्या है, पीस के लिए ट्रीटी किए कि हम लोग सबसे नो यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग साइन किए थे। उसी तरीके से AI के लिए अभी शेप चल रहा है, जिसमें बोला गया है कि बियॉन्ड लॉज there is a new concept named REAIM. What is REAIM? REAIM stands for Responsible Use for Artificial Intelligence in the Military Domain. कि मिलिट्री डोमेन में AI का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे हो, उसी पे समिट कहाँ हो रहा है, सियोल में, साउथ कोरिया में। कब हो रहा है, ये मंडे को होगा, और ये नया ग्लोबल डिप्लोमेसी को शेप दे रहा है, नया ग्लोबल नॉर्म्स को शेप दे रहा है, जो किस चीज़ पे काम करेगी, मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ AI। जो समिट जो है वो को होस्टेड किसके द्वारा किया जा रहा है, कीनिया, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड यूके, है ना, कीनिया, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड यूके के द्वारा ये को होस्ट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकल कंपनीज, सिविल सोसाइटी मेंबर जो है आके क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दे विल पार्टिसिपेट, दे विल कंट्रीब्यूट, दे विल सजेस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन कि कैसे यूज किया जाए, है ना, कैसे इसको वॉरफेयर में नहीं यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज किया जाना चाहिए, ये सब, है ना। अगर हम बात करें तो क्या ये अभी AI पे पहला समिट है, जी नहीं, ये इस तरीके का सेकेंड इटरेशन ऑफ द समिट। जो पहला था वो 2023 में कहाँ हुआ था, द हेग में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड्स की कैपिटल हेग है, वहाँ पहली बार हम इस तरीके का समिट कर चुके थे। अंटिल रिसेंटली द डिबेट ऑन द मिलिट्री AI हैज बीन फोकस्ड ऑन ऑटोनोमस वेपन कॉल्ड किलर रोबोट। अभी इसके पहले जो डिबेट था वो किस पे फोकस था, कि जो ऑटोनोमस वेपन है जिसको हम क्या बोलते हैं, किलर रोबोट, कि वो खुद से क्या करेगा, टारगेट करेगा, खुद से फायर कर देगा, वहाँ कोई भी आदमी का जरूरत नहीं है, हम कहीं से यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसको क्या बोले थे, किलर रोबोट, जो क्या है ऑटोनोमस वेपन था, उस पर फोकस था डिबेट। लेकिन अब क्या है, अब हम पूरा AI का जो यूज है मिलिट्री डोमेन में कैसे करना है रिस्पॉन्सिबली, उस पर ये डिबेट आ गया है। और बात किया जा रहा है कि द फियर दैट द कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर वुड टेकन बाई कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिदम्स had generated call by control, keeping humans in the decision making loop on the use of force as we major objective on this discourse। जो इशू है वो क्या है, पहले क्या था, लॉज आया था, ठीक है, लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम,
ठीक है। जो इशू उसके साथ आ रहा है वो क्या है कि डिस्कस विद द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट सिंस 2009 एट द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा। यूएन के द्वारा जो बनाया गया था वो क्या था, LAWS लॉज जिसको बोलते हैं, क्या था, लीथल ऑटोनोमस वीपन सिस्टम, है ना, जिसको हम क्या बोले थे, किलर रोबोट बोले थे। ठीक है, तो उस पर बात की गई थी 2019 में, लेकिन जो लास्ट दिसंबर में उसी पे पहला सवाल किया गया है लॉज पे, टुक अप द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्ड ऑन द जनरल सेक्रेटरी टू गैदर द व्यू ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द एड्रेसिंग, कि इसका इथिकल, लीगल और ऑपरेशन चैलेंजेस क्या है। इस पर पहली बार क्या किया गया है, यूएनजीए के द्वारा, है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहली बार इस पर सवाल उठाया गया है। ठीक है, और जो रिपोर्ट है वो बोला जा रहा है कि यूएनजीए के द्वारा जो इस मंथ का जो लास्ट सेशन होगा उसमें पब्लिश किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। तो द हेग से सियोल तक का जो सफ़र है, आपको पता है कि फरवरी 23 में कहाँ हुआ था, द हेग में, और अभी कहाँ हो रहा है ये समिट, सियोल में। तो बोला जा रहा है कि जो RIIM है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन, उसका जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, बाइडन हो रहा है धीरे धीरे। डिबेट जो है बियॉन्ड किलर रोबोट से ब्रॉडर रेंज ऑफ इशू ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन AI सिस्टम आर फाइंडिंग फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन इन वॉरफेयर, है ना। वही बोला जा रहा है कि जो मेजर मिलिट्री है वो इसमें क्या देखता है, जो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो देखते हैं AI का यूज़, कि हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ जो भी सैंपल है सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द बैटल फील्ड एज यूजफुल इन रेजिंग सिचुएशन अवेयरनेस, है ना। टाइम के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी यूज किया जा सकता है। इनहेंसिंग प्रिसीजन इन टारगेट, किसी टारगेट को, उसके प्रिसीजन को टारगेट करने के लिए हम प्रिसाइजली कैसे टारगेट करें उसमें हेल्प किया जा सकता है। लिमिटिंग सिविलियन कैजुअलिटी, है ना, कि जो सिविलियन का जो कैजुअलिटी हो जाता है वॉरफेयर में, उसमें कैसे उसको लिमिट किया जाए, और इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ वॉरफेयर का जो टेम्परामेंट है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसमें फ्यूचर दिखता है, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो जो प्रोलिफरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोफिलेशन ऑफ द सो कॉल्ड AIDSS, है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, उसी को बोलते हैं। एंड देयर इम्प्लीकेशन आर एमंग द इशू नाउ डिबेटेड अंडर द RIIM प्रोसेस। जो RIIM प्रोसेस जो सियोल में होगा उसमें हम जो AIDSS है कि AI के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम है उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, उसके साथ इशू क्या क्या हो सकता है, उसी को हम क्या करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, और उस पर कुछ बनाया जा सकता है। जो हेग समिट है वो कॉल्ड फॉर कंटिन्यूइंग डायलॉग एंड द सेकेंड समिट होप्स फॉर कोडिफाई द कंसेंसस मेजर। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज की, तो जो RIIM प्रोसेस है वन ऑफ द मेनी इनिशिएटिव टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI, है ना, नेशनल, बायलैटरल, है ना, प्लूरीलैटरल एंड मल्टीलैटरल तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल यूज पे बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैंड की, तो US के द्वारा जो है बोला गया है कि नाटो जो है US का एलाई है, उसके द्वारा भी इसी तरीके का एक नॉर्म्स लाया गया है। नाटो के द्वारा 2021 का स्ट्रेटजी जो है वो 6 प्रिंसिपल पे रिस्पॉन्सिबल है मिलिट्री यूज ऑफ AI एंड अनवील्ड ए सेट ऑफ गाइडेंस फॉर द इट्स फोर्सेस इन जुलाई। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू एक्सिलरेट द यूज ऑफ AI सिस्टम फॉर मिलिट्री गेन्स इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। किसके द्वारा, नाटो के द्वारा, जो US के द्वारा। जैसे ये तो बाकी सारी 3-4 कंट्री आपको बताएं, कीनिया, है ना, नीदरलैंड, सिंगापुर, ये सब मिलकर कर रही है, लेकिन US का एक अपना है जो AI पे बनाना चाह रहा है। वो क्यों बनाना चाह रहा है, ताकि वो ग्लोबल साउथ में आके हीरो बन सके, लीडर बन सके, उनका सपोर्ट पा सके कि तुम जो NI ये जो है क्या बोले कि रियल IM जो है उसको ना ज्वाइन करके जो मेरे द्वारा जो बनाया गया है, मेरे द्वारा जो नॉर्म्स बनाया गया है उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड में इंडिया और चाइना का क्या रुख है वो देखते हैं कि US के द्वारा जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था रेजोल्यूशन अभी हाल में, है ना, UNGA के एट द UNGA अर्लियर को स्पॉन्सर्ड बाई 123 कंट्री एंड एडॉप्टेड बाई द कंसेंसस, कि वहाँ जो किया गया 123 कंट्री के द्वारा को स्पॉन्सर था और कंसेंसस के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया गया। जो RIIM प्रोसेस है वो क्या एम करता है, वो मोर ग्रैनुलर डिस्कशन यूज पे एम करता है एंड बिल्डिंग ए इंटरनेशनल कोलिजन इन डेवलपिंग ग्लोबल नॉर्म्स। जो US है वो क्या करना चाह रहा है, वो रीच करना चाह रहा है अदर कंट्री इन ग्लोबल साउथ टू बीन देयर सपोर्ट फॉर द न्यू AI इनिशिएटिव। US का जो अपना AI इनिशिएटिव है जो UN में वो बताया, जिसका कंसेंसस से पास किया गया 123 कंट्री के द्वारा, वो उसको प्रचार कर रहा है, उसको दिखाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो हमारा क्या स्टैंड है, तो दिल्ली जो है वो वॉच एंड वेट मोड में है कि अभी हम देखेंगे, सोचेंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, इंतजार करो। वी आर एग्जामिंग इशू फॉर द सब्सटेंस एंड देयर लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस एंड इट्स ऑब्जर्व्स
बट होल्ड्स बैक फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट्स। इंडिया हैज़ नॉट बीन इंडोर्स्ड द कॉल टू एक्शन, है ना, हम लोग कॉल टू एक्शन पे अभी इंडोर्स नहीं किए हैं, है ना। ये किसके द्वारा बताया गया? हेग समिट के द्वारा इशू किया गया है। एंड इट रिमेन टू बी सीन इफ सपोर्टर्स ए ब्लूप्रिंट फॉर ग्लोबल एआई एक्शन, ठीक है। एक्सपर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो हम लोग हैं वो पैसिव मोड में स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड के रूप में अफोर्ड नहीं कर सकते। वी हैव टू यहाँ एक्टिव, हमको यहाँ एक्टिव बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वी वांट कि हम लोग ग्लोबल साउथ में लीडर बन के रहें, तो इसके लिए हम लोग को पैसिव ना होके एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें चाइना बीजिंग की, तो उनका भी क्या है, अपना एक फ्रंट है स्ट्रेटेजिकली एज वेल रेगुलेटरी डिस्कोर्स है, जिसमें वो क्या बोला कि हम इसका जो मिलिट्री एनालिसिस है, टॉक अबाउट द रोल ऑफ एआई इन इंटेलिजाइज्ड वॉरफेयर इन 2021। जो चाइना है वो एक वाइट पेपर आउटलाइन किया गया था, जिसमें वो बोला था कि वो एआई का यूज मिलिट्री में किस अप्रोच से कर रहा है ना। और वो द हेग में जो सपोर्ट है उसको कॉल टू एक्शन को सपोर्ट किया है। चाइना हैज ऑल्सो नॉट साइंड एज बी इंडिया तो उस पर कुछ सोचा ही नहीं, इंडोर्स ही नहीं किया, बट चाइना क्या किया, सपोर्ट किया, बट नॉट साइंड येट कॉल टू एक्शन, ठीक है। सो इंडिया का जो बिटर एक्सपीरियंस है वो हम क्यों इतना वेट एंड ये वॉच एंड वेट में मूड में है, क्योंकि हमारा जो बिटर एक्सपीरियंस है न्यूक्लियर आर्म्स एक्ट कंट्रोल के लेके, जहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इनडिसिसिवनेस एंड आइडियोलॉजिकल हेजिटेशंस कॉस्ट द नेशन dearly, is a reminder that it is easier to shape the global normative architecture in the design phase than change it after the new rules are established. Okay, तो आपको समझ में आ गया हो कि एआई का यूज वॉरफेयर में कैसे कैसे उस पर सबमिट हो रहा है। 2-3 चीज़ जरूरी है। क्या डिस्कस किया जाएगा? एआईडीएस डिस्कस किया जाएगा कि आर्टिफिशियल डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सियोल में पहला कहाँ हुआ था? द हेग में, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला जो है वो एक ड्रग बनाया गया है, किस चीज़ के लिए? प्रेस बायोपिया के लिए। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि एज के हिसाब से जैसे जैसे आप एज बढ़ते जाता है, आपका जो विजन है, आँख का जो विजन है वो क्या करता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट पे फोकस का एबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। अगर हम प्रेस बायोपिया करें तो ये डिजीज़ है किसका? आइज़ का। तो आपको इसके साथ क्या क्या पता होना चाहिए? मायोपिया। आपको क्या पता होना चाहिए? ग्लूकोमा। दीज आर द आई डिजीजेज। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है। आप कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये प्रेस बायोपिया के लिए मुंबई बेस्ड एक कंपनी है इंटॉड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जिसको अभी किससे मिल गया है अप्रूवल? DCGI का, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये हमारे कंट्री का एपेक्स बॉडी है फॉर द ड्रग रेगुलेशन। उनके द्वारा अप्रूवल मिल गया है, जो किस चीज़ पे काम करेगी? बोला गया है कि ये जो है स्पेशली डेवलप टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रीडिंग ग्लासेस फॉर इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाई प्रेस बायोपिया। जिन लोगों को प्रेस बायोपिया हो जाता है, मतलब एज के हिसाब से उनका विजन कमजोर हो जाता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट पे जो फोकस होता है वो कम करने लगता है, उसके कारण जब वो ग्लास पहनते हैं, उसका जो डिपेंडेंसी है पढ़ते समय, जो ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उसका डिपेंडेंसी को क्या करेगा? खत्म करेगा। और बोला गया है कंपनी के तरफ से कि जो ड्रॉप है उसका नाम क्या है? प्रेस वू, ठीक है। जो प्रेस वू है द फर्स्ट काइंड ऑफ इंडिया में इस तरीके का पहला आई ड्रॉप बनाया गया है, प्रेस वू, ठीक है। जो बोला गया है कि अप्लाइड फॉर द पेशेंट फॉर द इनोवेशन द टर्म्स ऑफ फार्मूला एंड द प्रोसेस, ठीक है। ये किस चीज़ पे काम करेगी? बोला गया कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो केमिकल कंपाउंड्स इन मेडिसिन दैट हैव प्रोटेक्ट ये इफेक्ट ऑन द बॉडी। उसका नाम क्या है? प्रेसबू इज ए पिलोकार्पाइन, ठीक है। पिलोकार्पाइन जो कंपाउंड है वो क्या करेगा? जो जाएगा और वो क्या करेगा? जो आइरिस मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और आइरिस मसल क्या करता है? हमारे आई का जो प्यूपिल है उसको वो कंट्रोल करता है, ताकि जो अगल बगल का जो थिंग्स है ह्यूमन को वो देखने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। देयर बाई इनेबलिंग वंस आई टू फोकस बेटर ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंटॉड फार्मास्यूटिकल्स के हिसाब से जो कहा गया है, ठीक है। कंपनी और क्या कहा है कि एडवांस डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। बेसिकली ए बेस सोल्यूशन है जो क्या करेगा? अडेप्ट टू द पीएच लेवल द स्केल यूज बाय मेजर हाउ एसिडिटी और बेस सब्सटेंस को, आपको पता है पीएच क्या होता है, उस पर जो टीयर्स का होता है उससे क्या करेगा? वो अडेप्ट करेगा आई के जो हमारे टीयर्स है उसके पीएच से मिलेगा, ठीक है। जो इंश्योर करेगा कि कंसिस्टेंट इफिकेसी एंड सेफ्टी फॉर एक्सटेंडेड यूज कीपिंग इन माइंड दैट सच ड्रॉप विल यूज फॉर ईयर्स एट ए स्ट्रेच, ठीक है। तो बोला गया कि जो प्रेसबू है वो प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन बनेगा। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा, है ना। आपको अगर डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करेंगे तभी ही ये दवा मिलेगा। बाकी यही सब है कि हु हैव इन्फ्लेमेशन इन आइरिस, ये सब इसी पे काम करेगा। आपको ध्यान कर रखना है कि प्रेसबू जो है उसको DCGI के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? इंटॉड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। और ये किस चीज़ में हेल्पफुल होगा? प्रेस बायोपिया में होगा। प्रेस बायोपिया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल जो है हमारा है कि
प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर हम देखेंगे कि सेरेमोनियल वेलकम हो रहा है, किनका हो रहा है? क्राउन प्रिंस जो हमारे हैं अबू धाबी के, उनका नाम क्या है? शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनका हम वेलकम कर रहे हैं, सेरेमोनियल वेलकम अपॉन हिज अराइवल इन न्यू दिल्ली संडे को। ठीक है, ये कौन है? अबू धाबी कहाँ है? तो अबू धाबी जो है वो यूएई की कैपिटल है। वहीं के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम क्या है? शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनका हम वेलकम कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री आए हैं। ठीक है, और हमारे कंट्री से जो एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब हैं वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं मिडिल ईस्ट, और वो गए हैं कहाँ? जीसीसी की जो पहली इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वहाँ गए हैं अटेंड करने। 2 दिन का विजिट है उनका। हमारा इंडिया का पहला गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का फॉरेन मीटिंग है, वहाँ गए हैं। वहाँ के वो सऊदी के जो नेशनल म्यूजियम है, वहाँ के जो किंग हैं अब्दुल अजीज़ है ना, फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव इन रियाद ऑन संडे, ठीक है, वहाँ ये गए हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो जीसीसी है तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है कि जो काउंसिल है वो गल्फ कंट्रीज में जो अरब स्टेट्स है उसके एक कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद। ठीक है, अगर हम बात करें जीएसएस कंट्री के जो मेंबर हैं उसमें कौन कौन है? तो सऊदी अरबिया है, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। यमन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यमन नहीं है, जॉर्डन नहीं है, सीरिया नहीं है, ठीक है, ईरान नहीं है, इराक नहीं है। बस आपको ध्यान कर रखना है कि जीसीसी का मेंबर कौन कौन सा है? तो सऊदी अरबिया, सऊदी अरब का कैपिटल जो है रियाद, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान, दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ जीसीसी। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की, इसमें बहुत सारा कंट्रीज़ है जिसका जिसका कैपिटल का आपको हम नाम फटाफट बता दे रहे हैं। तो ये जो पूरा दिख रहा है ये हमारा क्या है? ये मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं ना, मिडिल और ईस्ट में है। ठीक है, इसलिए मिडिल ईस्ट बोलते हैं। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो किस में आती है? साउथ ईस्ट एशिया में आती है, ये अफ्रीका हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेड सी, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और एरल सी है। नीचे में देखेंगे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो कि अरेबियन सी का पार्ट है। अब हम सबसे पहले देखेंगे यमन। यमन का कैपिटल कहाँ है? सना। ओमान का कैपिटल कहाँ है? मस्कट। सऊदी अरबिया का कैपिटल कहाँ है? रियाद, है ना। यूएई का कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी, है ना। कतर का कहाँ है? दोहा। बहरीन का कैपिटल कहाँ है? मेनामा। कुवैत का कैपिटल कहाँ है? कुवैत सिटी। इराक का कैपिटल कहाँ है? बगदाद। ठीक है, लेबनान, बेरूत। सीरिया का कैपिटल कहाँ है? इजराइल का कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम, है ना। जॉर्डन का कैपिटल कहाँ है? अमनम। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल कहाँ है? अश्गाबत। उज्बेकिस्तान, ताशकंद। किर्गिस्तान का कैपिटल कहाँ है? बिश्केक, है ना। तजाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? दुशानबे। अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है? काबुल का पठान, है ना, काबुल। और पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? जहाँ हम वी ऑल इंडियन वांट्स टू हैव ब्रेकफास्ट, दैट इज इस्लामाबाद। ठीक है, सो दीज आर द कैपिटल्स एंड द कंट्रीज। आपको ध्यान रखना है ये सब कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे में क्या देखना? क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसमें बोला गया है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो कोड नेम है वो किससे रिलेटेड है वो बताना है। और अगला जो है कि जो कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन किया गया, तो वो कितने ड्रग्स को बैन किया गया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग बताइए, नहीं बताइएगा आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मर मिट के ही मानेगा, यूक्रेन और रशिया। ठीक है, चैन ही नहीं है दोनों को। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो पोख्रोव्स्क सिटी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूक्रेन का कुछ कुछ जगह है ना, उसका नाम क्या क्या है वो बता रहे हैं। नोवोहद्रोदिव्का, ठीक है, पोख्रोव्स्क, डोनेत्स्क, है ना। हम सोचे थे कि टाइम रहेगा तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन टाइम का बहुत कमी है। ये आपको दिखने में लग रहा है कोई मूवी का पिक्चर है, बट दिस इज नॉट ए मूवीज क्लिप, दिस इज रियल पिक्चर ऑफ किसके द्वारा किया गया है? यूक्रेन के ऑफिशियल के द्वारा बोला गया है कि रशिया का एयर स्ट्राइक में वो एक फायर फाइटर जो दिखा रहा है, सो इज ए फायर फाइटर एट द साइट ऑफ रशिया एयर स्ट्राइक इन सुमी ऑन संडे। तो ये सब जो जगह आ जाता है ना, ये ध्यान रखना है। सुमी कहाँ है ना, डोनेट्स्क कहाँ है, पोख्रोव्स्क कहाँ है, नोवोहद्रोदिव्का कहाँ है, यही सब जरूरी हो जाता है। तो यहीं पे आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।